गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बस की यात्रा। अब देखिए, बस की यात्रा, इस पार्ट में यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखक जब किसी स्थान की एक यात्रा करते हैं, उन पर जो कुछ भी बीतता है वह इस पार्ट में लेखक ने हमें बताया है। उस यात्रा का वर्णन लेखक ने इस पार्ट में किया है, बस की यात्रा। और इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जो प्राइवेट कंपनियों के मालिक होते हैं वह कैसे कैसे बसें चलाते हैं, यानी कि उस बस की हालत कितनी भी खराब हो जाए, यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए, इस बस की हालत कितनी खराब हो चुकी है, तो भी इस बस को वह प्राइवेट कंपनियों के मालिक क्या करते हैं, चलाने के लिए छोड़ देते हैं। उस बस की ओर ख्याल नहीं देते, मतलब रिपेयरिंग कराना है, कुछ कराना है, इस बात के बारे में वह नहीं सोचते। बस उन्हें अपने पैसों के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है, बस की यात्रा का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। तो देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। लेखक क्या कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने, मतलब लेखक के 4 मित्र और लेखक, उन पांचों ने क्या तय किया कि शाम 4 बजे की बस से पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब देखिए, लेखक को कहाँ जाना था, जबलपुर जाना था, लेकिन वह पन्ना से सतना और सतना से जबलपुर जाने की तैयारी में थे। तो वह कहते हैं कि इसी कंपनी की बस हमें पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापस का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। अब देखिए, लेखक के जो मित्र थे और लेखक, इनमें से दोनों को क्या था, दूसरे दिन सुबह काम पर जाना जरूरी था, उन्हें वहां पर हाजिर होना ही था। इसलिए कैसे भी कर उन्हें जाना जरूरी था। ठीक है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। देखिए, लोगों ने उन्हें क्या सलाह दी, जब उन्होंने तय कर लिया कि इस शाम की 4 बजे की बस से हम चलेंगे, पर लोग कहते हैं कि लोगों ने उन्हें सलाह दी कि समझदार जो व्यक्ति होते हैं वह इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक क्या कहते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वह लोग क्या कहते हैं, नहीं, बस डाकिन है। वह क्या कहते हैं कि बस ही डाकिन है, मतलब अगर तुम्हें रास्ते में डाकू अगर मिल जाए तो तुम अपना सोना गिना, अपने पास जो कुछ पैसे गिसे हैं वह देकर उनसे तो बच जाओगे, लेकिन इस बस से तुम नहीं बच सकते। यह बस क्या है, डाकिन है। अब देखिए, हमें दिखाई दे रहा है कि बस ऐसी हालत में है, इतनी, मतलब इसका हर एक भाग जो है वह क्या है, टूटा हुआ है, टायर खराब हो चुके हैं, वह चल भी पाती है कि नहीं यह भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी बस क्या है, ऐसी बस में जाना मतलब अपना आखिरी वक्त सामने आ चुका है, ऐसे समझ में आता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यह बस क्या है, डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब देखिए, लेखक एक व्यंग्य के रूप में हमें बता रहे हैं, एक हंसी के रूप में, कि वह इतनी खराब कंडीशन में थी, इतनी खराब हालत थी उस बस की। जैसे उस बस को देखा तो वह उसके बस को देखने पर उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। अब वयोवृद्ध थी यानी वह बहुत पुरानी हो चुकी थी, है ना। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। अब इतने निशान, इतनी ये उसके ऊपर पड़ चुके थे, तो लेखक कहते हैं कि सदियों के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इस पर सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक कहते हैं कि वह बस में बैठने के योग्य थी क्या? नहीं, बैठकर जाने के योग्य नहीं थी, वह बस पूजा के योग्य थी।
इसी तरह अब आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब देखिए, बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, बस कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति, वह भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेंगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेंगी? अब देखिए लेखक क्या करते हैं, उस बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, बस कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति उसी बस से जा रहा होता है, उससे पूछते हैं कि यह बस चलती भी है? तो वह इतने सरल तरीके से जवाब देता है, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेंगी। और लेखक कहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो वह व्यक्ति कहता है, जो बस कंपनी में काम करने वाला था, वह कहता है, हाँ जी, और कैसे चलेंगी? गजब हो गया, ऐसी ऐसी बस अपने आप चलती है। अब वह उस बस को देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि वह बस चल ही नहीं सकेंगी। तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि यह बस अपने आप चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, देखिए आगा पीछा करना यानी वह सोच में पड़ गए, जाना कि नहीं जाना, जाना कि नहीं जाना, इस तरह से वह आगा पीछा कर रहे थे। वह सब आगा पीछा करने लगे। तभी उनके एक डॉक्टर मित्र था, उसने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगी। अब लेखक क्या कहते हैं, वह उनका मित्र डॉक्टर मित्र क्या कहता है कि चलो चलो। वह ऐसा क्यों कहते हैं कि इसी बस में चलो? क्योंकि अब उन्हें क्या है, दूसरे दिन उनमें से 2 व्यक्तियों को काम पर जाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो इसी बस से तो जाना पड़ेगा ही। तो फिर अब क्या किया जाए, इस पर तो कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए वह डॉक्टर मित्र कहते हैं उनके कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में ले चलेंगी। और वहाँ उस बस के बारे में कहते हैं कि यह बस बहुत अनुभवी है। उस बस को देखकर लग ही रहा था कि वह बहुत पुरानी है, इसलिए वह इसे दूसरी भाषा में कहते हैं कि वह बहुत अनुभवी है, इसलिए हमें इसी में चलना चाहिए, चलो। क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं था, यह वह समझ चुके थे। तो डॉक्टर मित्र ने उन्हें उस बस में चलने के लिए कहा। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक को और उनके साथियों को छोड़ने के लिए जो भी व्यक्ति आए थे, वह उनके पास ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उन्हें अंतिम विदा दे रहे हैं। अब इसके बाद वह उन्हें कभी मिलेंगे नहीं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। वह कह रहे थे कि चाहे कोई भी रहो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सभी को एक दिन क्या है, जाना तो पड़ता ही है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इस तरह से वह उनके आंखों में इन्हें नजर आ रहा था। तभी इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। काज बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब देखिए, उतने में इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब देखिए, वह बस ही ऐसे थी कि इंजन स्टार्ट होने पर पूरी हिलने लगी। तो लेखक को महसूस हो रहा था कि जैसे कि वह इंजन बस में नहीं बैठे हैं, इंजन के अंदर जाकर बैठे हैं। और वहाँ पर कांच कुछ कम ही बचे हुए थे। उन पूरे खिड़कियों के कांच क्या है, टूट चुके थे। और लेखक कहते हैं जो कांच बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। मतलब वह उन्हें गिरकर लग न जाए, क्योंकि वह ऐसी परिस्थिति में थे कि कभी भी गिरे और कभी भी फूटे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इनसे हमें बचना था और फौरन खिड़की से दूर सरक गए। और इस तरह से इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट ही इंजन है, ऐसा वह सोचने लगे, क्योंकि इंजन स्टार्ट होने पर उनकी वही
दशा हो चुकी थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और असविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होंगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होंगी। अब लेखक क्या कहते हैं, गांधी जी ने जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे, है ना, उन आंदोलनों में क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनय के साथ उन्हें क्या करना था, विरोध करना था हर एक बात का। और असहयोग मतलब अंग्रेजों के किसी भी सामान से वह सहयोग नहीं करेंगे, मतलब उसे खरीदी नहीं करेंगे। इस तरह से जो आंदोलन गांधी जी ने किए थे उस समय यह बस जरूर रही होंगी, इसीलिए उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि व्यंग्य के रूप में लेखक बता रहे हैं कि इस बस का जो हर एक भाग है वह एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहा है ना, पूरी तरह असहयोग वह एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इसलिए इस तरह से लेखक ने हमें बताया है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब एक भी भाग, जो बस का एक भी भाग है वह एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था, है ना। वह सीट पर बैठे थे, गाड़ी जैसे ही चल रही तो उन्हें लग रहा था कभी सीट पीछे सरक न जाए, हम आगे निकल जाए, और कभी हम पीछे वह सीट आगे निकल जाए, ऐसे उन्हें लग रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह स्वयं सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है, इस तरह से। क्योंकि वह उस बस की हालत ही ऐसी थी कि यह सब कुछ होना संभव ही था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब देखिए, बस की हालत इतनी खराब थी कि वह बीच में रुकी और उसके पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो फिर ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और साइड में रखकर उसके अंदर इंजन में एक नली डालकर भरने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इस तरह से वह उस बारे में सोचकर कहते हैं कि उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है, उसी तरह वह बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वह इंजन में पेट्रोल भर रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि अब वह जो बस की रफ्तार है वह बहुत धीमी हो चुकी थी, वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी और उनको बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उनको लग रहा था कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टीयरिंग टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकते हैं। और जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही लुभावना था, परंतु दोनों तरफ हरे भरे पेड़ जिन पर पक्षी बैठे थे, उन पेड़ों को देखकर उन्हें लग रहा था कि पेड़ को वह अपना दुश्मन समझ रहे थे। ऐसा क्यों समझ रहे थे? क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएंगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएंगी। वह दुश्मन क्यों समझ रहे थे? क्योंकि जैसे ही पेड़ आता तो उनको लगता था कि उनकी बस उस पेड़ को जाकर टकराएंगी और वह
उस पेड़ को जाकर टकरा जाएंगी, इसीलिए वहाँ उसे अपना दुश्मन समझ रहे थे। और कोई झील दिखती तो सोचते थे कि इसमें बस गोता लगा जाएंगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब और फिर आगे चलकर बस फिर से रुक गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब इस पर भी वह बस कंपनी का जो व्यक्ति था, हिस्सेदार था, वह क्या कहते हैं, बस तो फर्स्ट क्लास है। बस फिर से रुक गई तो वह क्या कहते हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, पर यह क्या है, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब एक क्षीण चांदनी के उजाले में वह बस वृक्ष की छाया के नीचे खड़ी थी, बहुत ही दयनीय लग रही थी। उस पर दया आ रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वह बस की कंडीशन देखकर, बस की हालत देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। उन्हें दया आ रही थी कि हम बेचारी पर, उस बस के लिए कहते हैं कि उस पर लदकर चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उस पर बैठकर, इस इतनी वयोवृद्ध बस में हम बैठकर आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर प्राण निकल गए, मतलब वह एक वृद्ध महिला के रूप में उस बस को देख रहे हैं और वह कहते हैं कि यहाँ यह पूरी तरह खराब हो गई, यहाँ पर इसके प्राण निकल गए तो इसका जो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान में इस जंगल में, इस जंगल में ही हमें इसका अंत्येष्टि, मतलब आखिरी समय में जो कुछ भी किया जाता है वह हमें करना पड़ेगा, इसकी अंत्येष्टि हमें ही करनी पड़ेगी। प्राणांत हो जाए यानी मर गिर जाए, इस तरह से वह बता रहे हैं। अब देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। हिस्सेदार साहब ने, जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या किया कि इंजन खोला और उसमें कुछ सुधार किया और बस चल पड़ी, पर उसकी चाल थोड़ी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं, धीरे धीरे वृद्धा, मतलब उस बस को वह वृद्धा कह रहे हैं। उस वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब जो लाइट है वह भी उनके बंद चालू होने लगे थे। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। देखिए, उस बस की हालत ऐसी हो चुकी थी कि आगे से या पीछे से कहीं से भी कोई बस आ जाए तो वह साइड में खड़ी हो जाती थी और दूसरी बस को जाने के लिए रास्ता दे देती थी। और लेखक इस पर क्या कहते हैं कि जैसे ही मानो वह बोल रही है, निकल जाओ बेटी, अब तो वह उम्र नहीं रही मेरी, अब वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह एक पुल पर पहुंचे ही थे कि उनके बस का एक टायर एकदम से निकल गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। बस बहुत जोर से हिली और थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर वह बस स्पीड में होती तो क्या होता था कि वह बस नाले में जरूर गिर जाती। तो स्पीड कम होने की वजह से वह क्या हो गया, दम से रुक गई, हिलकर एक ही जगह पर थम गई। लेखक क्या कहते हैं, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब देखिए, लेखक उनके पास श्रद्धा भाव से क्यों देखते हैं, क्योंकि बस की जो हालत है उस कंपनी के मालिक को पूरा पता था, है ना। बस के टायर के बारे में, उसकी इंजन के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद भी वह अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पैसों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने प्राणों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और बस में बैठकर आ रहे हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैंने उन्हें श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी
जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। सॉरी, देखिए वह क्या कहते हैं कि सोचा, उन्होंने सोचा, लेखक ने, इस आदमी की साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जिस तरह साहस से वह उस बस में बैठ जा रहे हैं और अपने प्राणों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता वहाँ बाहे पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखिए अब लेखक इसमें और हंसी के रूप में एक बात बताते हैं, व्यंग्य के रूप में बात बताते हैं कि अगर यह बस अगर वह बस नाले में गिर पड़ती तो क्या होता, वह सभी मर जाते और देवता बाहे पसारे उनका इंतजार करते। और जो वह बस का हिस्सेदार है ना, बस का जो हिस्सेदार है, वह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति से कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस तरह से दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। दूसरा किसी तरह से, वो भी पूरा घिसा हुआ टायर था, वह उस व्यक्ति ने बदला और बस फिर से चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक क्या कहते हैं कि अब हमने पन्ना, उस वक्त पर, समय पर पन्ना पहुंचने की जो हमारी उम्मीद थी वह हमने पूरी तरह छोड़ दी थी। लेखक क्या कहते हैं, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहते हैं कि यहाँ तक कि पन्ना भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि हम अब पहुंच पाएंगे या नहीं कभी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब देखिए लेखक कहते हैं कि हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, हमने पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी बस इसी बस में गुजरने वाली है और इससे सीधा उस लोक को हम प्रयाण करने वाले हैं, दूसरे लोक हम चले जाने वाले हैं। तो हमने उनका तनाव पूरा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वह बस की कंडीशन को समझ चुके थे और सोच लिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें इसी बस में जाना है। और इसलिए उन्होंने उनका तनाव थोड़ा कम किया और वहाँ हंसी मजाक उन्होंने थोड़ा बहुत चालू कर दिया और हंसी मजाक में वह उस बस में आगे बढ़ते रहे। तो इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर हमारा पाठ, जिसका नाम है बस की यात्रा, यह पूरा होता है। थैंक यू।